नमस्ते सभी को। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 किया था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी, आप इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर रीड कर सकते हो। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, द ड्यूरेशन ऑफ ए रेलवे जर्नी वेरीज एज द डिस्टेंस एंड इन्वर्सली एज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, जो ड्यूरेशन है ना रेलवे जर्नी का, लेट से वो टी है मेरे पास। तो ये जो टी है, टी ये कैसे वेरी करेगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। इसको मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ डिस्टेंस को। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के। और ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिवीजन भी क्या आ जाएगा हमारा, v। तो ऐसे मेरी डिस्टेंस, ये जो टाइम है ना, टाइम वेरी करेगा डिस्टेंस एंड वेलोसिटी पे। आगे क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड। और यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है ना मेरे पास, ये कैसे वेरी कर रही है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कोल। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ कोल को मैं क्या मान लूँ, क्यू से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट पे ये वेरी कर रही है कौन, वेलोसिटी। आगे क्या बोल रहा है, एंड इन्वर्सली एज द नंबर ऑफ कैरिजेज इन द ट्रेन, ठीक है। तो ये जो कैरिजेज, नंबर ऑफ कैरिजेज का मतलब जो डब्बे लगे होते हैं ना, उनकी बातें हो रही है यहाँ पर। तो लेट से उसको क्या मान लूँ मैं, एन मान लेता हूँ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ये जो नंबर ऑफ डब्बे हैं ना उनके, तो एन इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी वेरी कर रही है। इन ए जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर इन हाफ एन आवर विद 18 कैरिजेज 100 kg ऑफ द कोल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो 15 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, उसके अंदर टाइम कितना ले रहा है, आधा घंटा। और 18 मेरे पास डब्बे लगे हुए हैं और 100 kg कोल यहाँ पर लेके जा रहा है वो, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो कांस्टेंट होगा ना, वो फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी एक कंबाइन इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। तो कंबाइन इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ देखो, लेट से मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं हटाता हूँ, या फिर मैं ऐसे करूँ कि जो टी है ना मेरा, टी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली डी के। और यहाँ पर टी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। तो इस वी को मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ ना, ये वाली, तो ये जो टी होगा ना मेरा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, ये एन तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो क्यू है ना, क्यू रूट क्यू, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंबाइन इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, वो क्या होगी, टी इक्वल्स टू, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ डब्बे अपॉन में ये जो क्वांटिटी है ना कोल की, अपॉन में अंडर रूट क्यू। तो ये मेरा जो कंबाइन इक्वेशन होगी ना, वो होगी। अब यहाँ से मैं सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा ना, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के। तो लेट से ये के, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है ना, डी की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 50, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डब्बे कितने हैं, 18, और क्वांटिटी मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 100। और ये जो टी है ना, टी मेरे पास कितना गिवन है, आधा घंटा, मतलब 1/2। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/2 इक्वल्स टू के। और ये जो मेरा डी आया कितना है, 50। और ये जो मेरा कितना आया, एन कितना है, 18। और नीचे की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अंडर रूट क्यू मतलब 10। 100 को मैं क्यू की वैल्यू 100 रखूँगा, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 10। तो ये वैल्यूज आ गई, काट लेते हैं इसे, ये गया 5। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, के की वैल्यू आएगी 18, और 5 नीचे जाएगा तो 180। तो के की वैल्यू आएगी 1/180, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 90 आया। और इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा तो 1/180, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सिंपली हमारी इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल्स टू डी इंटू एन अपॉन में 180 इंटू में अंडर रूट क्यू। अब सिंपली हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम्ड इन ए जर्नी ऑफ 42 किलोमीटर इन 28 मिनट्स विद 16 कैरिजेज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को डिस्टेंस गिवन है 42, टाइम गिवन है 28 मिनट्स, एंड जो नंबर ऑफ डब्बे है ना वो गिवन है 16। तो हमें रूट क्यू की वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा मैं स्पेस कर लेता हूँ। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है, 28। तो 28 को मैं आवर्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो 28/60 इक्वल्स टू 1/180। ये k की वैल्यू है हमारे पास। d कितना है हमारे पास, 42। और जो मेरे पास नंबर ऑफ़ कैरेजेस है ना, वो कितने हैं, 16 अपॉन में अंडर रूट क्यू। तो यहाँ से मैं अंडर रूट क्यू इधर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ से अंडर रूट क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्वांटिटी कितनी आएगी मेरे पास, इसका स्क्वायर कर दूंगा 64। तो 64 kg
इस केस में मेरा क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ कोल होगी, तो 64 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आगे चलते हैं। द मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, जो सर्कुलर डिस्क का मास है ना, लेट्स से मास m है, तो ये वेरी कर रहा है कैसे, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस लेट्स से r, इसका स्क्वायर, कोई डिस्क है उसकी r रेडियस है और मास उसका m है, तो ऐसे वेरी कर रहा है। व्हेन द थिकनेस रिमेन्स द सेम, अगर मैं थिकनेस को सेम कर दूँ यहाँ पर, मतलब थिकनेस है ना मेरे पास t, वो सेम है। इट ऑल्सो वेरीज एज द थिकनेस व्हेन द रेडियस रिमेन्स द सेम। अब इस केस में जैसे अब मैं रेडियस को सेम पुट कर दूँ ना, तो उस केस में जो m है ना, m मेरा वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ पर t क्या है मेरे पास, थिकनेस है। इस केस में मेरे पास जो रेडियस है ना, रेडियस वो कांस्टेंट होनी चाहिए। टू डिस्क हैव देयर थिकनेस इन द रेशियो ऑफ 16:3। ठीक है, 16:3 के रेशियो में ये जो हमारी थिकनेस है ना, ये वेरी कर रही है। तो यहाँ से मैं देखो कंबाइन इक्वेशन लाऊंगा, तो ये होगा मेरा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TR²। ठीक है, तो ये केस होगा मेरा। तो अगर मान लो मैं दो डिस्क लेता हूँ, तो उस केस में एक थिकनेस, एक जो डिस्क होगा ना, लेट से 2 डिस्क लेता हूँ मैं, तो इसका मास लेट से m1, इसका मास में लेट से m2, ये r1, ये r2, ये t1 एंड ये t2। तो इस केस में जो m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू t1 r1 स्क्वायर अपॉन में t2 r2 स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बोल क्या रहा है कि अगर मैं थिकनेस का रेशियो है उनका 16:3 ले लूँ, मतलब ये जो t1 अपॉन t2 है ना, इसको मैं 16 अपॉन में 3 पुट कर दूँ ना, तो उस केस में हमें रेडियस बतानी है। अगर उनका मास है ना फर्स्ट वाले का थ्राइस दैट ऑफ द सेकेंड, जो मास है ना फर्स्ट वाले का 3 गुना हो, किससे, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड के कंपैरिजन में। मतलब अगर इसका मैं m लूँगा ना, तो फर्स्ट वाले का कितना होगा मास, 3m इस केस में। तो हमें बताना है अब रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सिंपल हो गई अब हमारे पास ये इक्वेशन। तो m से m कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 उधर जाएगा और ये 16 नीचे आएगा, तो r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 9 अपॉन में 16। इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो r1 अपॉन में r2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 अपॉन में 4। तो 3 अपॉन में 4 मेरा क्या आएगा, रेशियो किनका, रेडियस का। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए पिट वॉज 2694। ठीक है, तो एक गड्ढा खोदने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, 2694 है। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ द वेजेस ऑफ द वर्कमैन पर डे हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 1/8 ऑफ द फॉर्मर वेजेस एंड लेंथ ऑफ द वर्किंग डे इंक्रीज्ड बाय 1/20 ऑफ द फॉर्मर पीरियड। हिंदी के अंदर आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक कॉस्ट है, कॉस्ट वो कितनी है, 2694 है। ठीक है, किसकी, एक गड्ढा खोदने की है। उसके अंदर अगर मैं जो वेजेस है ना, किसकी, वर्कमैन की वेजेस पर डे की, तो वेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, 1/8 से इंक्रीज कर रहा हूँ। मतलब इनिशियली मेरे पास 8 थी, तो फाइनली क्या होगी, 9। ठीक है, क्योंकि 1/8 से इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं 8 मानूंगा तो 1 से इंक्रीज होगी, मतलब 9 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो लेंथ ऑफ द वर्किंग आवर्स है ना, मतलब जो वर्किंग डे है मेरा कंप्लीट, अगर उसमें 8 घंटा काम करते थे, ठीक है, तो उसको मैं बढ़ा के कुछ 1/20 बढ़ाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब डे की लेंथ मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इस केस में जो मेरा डे लेंथ होगा ना, वो होगा, अगर इनिशियली मेरा 20 था ना, तो मैंने क्या कर दिया 21। तो ये 2 चेंजेस मैंने कर दिए। ठीक है, अब इनिशियली देखो वो गड्ढा खोदने के लिए वो कितने रुपए दे रहा था, 2694। तो 2694 रुपीज़ मेरे को वो दे रहा था इनिशियली गड्ढा खोदने की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ देखो वेजेस उसकी इंक्रीज हो रही है किससे, 8/9 से। मतलब पहले 8 थी, अब कितनी होगी, 9। ठीक है, बढ़ेगी क्योंकि अब। ठीक है, अब सेकेंड टाइम देखो जो डे की लेंथ है ना, डे की लेंथ 20 से 21 में हो गई। अब ये देखो ये वेजेस पे कैसे इफेक्ट डालेगा। अब जो मेरा डे था, पहले डे था, एक पर्टिकुलर डे के लिए 8 रुपये दे रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसी पर्टिकुलर डे ना रख के उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया काम, और ये जो वेजेस थी ना उसकी, उसने 9 कर दिया। मतलब ज़्यादा काम करवाया है यहाँ पर एक दिन में। मतलब ये जो ज़्यादा काम करवाया है ना उसने, उसकी वेजेस तो कुछ बढ़ाई नहीं उसने, उसकी तो वेजेस कुछ बढ़ाई नहीं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितना इधर बढ़ा ना, उसी हिसाब से जो डे की लेंथ थी ना उसने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दी।
या फिर ऐसा भूल जाओ, इसको छोड़ो, चलो छोड़ो, बताता हूँ कैसे करते हैं इसे। लेट से उसके पास पहले डे इतना था, उसके लिए वो 8 रुपये दे रहा था। अब मान लो उसने वेजेस बढ़ा दी और डे उतना ही रखता मैं, तो डे उतना ही रखता, तो उस केस में तो मैं मान लेता कि वेजेस बढ़ रही है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सीक्रेटली मैंने ये बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखो कि मान लो कि 9 रुपये दे रहा है वो, अब 9 रुपये दे रहा है, अब लेकिन मैं उसी डे को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दूंगा ना यहाँ पर, तो वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, बट लेकिन उस ज़्यादा काम के लिए तो मैं पैसे दे ही नहीं रहा उसे, ठीक है। तो ज़्यादा काम के लिए वो पैसे नहीं दे रहा, तो उस केस में जो मेरा मतलब बोल सकता हूँ कि पर आवर या फिर पर मिनट का मनी है ना, वो तो कम ही हो रहा है एक हिसाब से, ठीक है। तो कम हो रहा है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो डे की लेंथ है ना, डे की लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं किसकी, प्राइस की, ठीक है। तो जो प्राइस होगा ना, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डे अपॉन में डे लेंथ, डे लेंथ। और जो प्राइस है वो वेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि भाई तुम प्राइस बढ़ाओगे या सॉरी वेजेस बढ़ाओगे ना, वेजेस बढ़ाओगे तो मेरा प्राइस बढ़ेगा। अगर तुम डे की लेंथ बढ़ाओगे ना, डे की लेंथ, तो मेरा प्राइस घटेगा। तो इस केस में ये जो 21 है ना, 21 ये नीचे आएगा और जो 20 है वो ऊपर आएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए होगे आप, ठीक है। सिंपली इसको ऐसे ट्रीट करो कि प्राइस है ना, प्राइस मेरा वेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डे लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो मैंने वही चीज़ करी है यहाँ पर। तो प्राइस अब निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना होगा, तो इससे काटते हैं हम, तो काटते हैं 4 से, काटते हैं 4 दूनी 8, 4 5 20, ये 3 से गया, 3 3 9, ये आया 7 मेरा, ठीक है। ये 2 से काटूंगा तो 1 3, ये आया 4, फिर आया मेरा 7, ठीक है, 1 3 4 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 15, ये मेरा हुआ 15, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 15 7 105, 10 आया, 15 चौक 60 1 70, 7 आया, 15 3 45, 45 और 7 52, 5 आया, 15 5 20। तो ये वैल्यू आई। इसको मैं क्या करूँगा, 20 200 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 दूनी 14, तो ये कितना है मेरा 6, ये आया 7 8 56, 7 नाम 63, तो 8 टाइम जाएगा, 7 8 56, तो बचा कितना मेरा 6 बचा, तो फिर आया मेरा 0, 7 8 56, तो 288 के लगभग मेरा आंसर आ रहा है। एक और आएगा, तो इस केस में 288 मेरे पास ए की ऑप्शन के अंदर है, वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये। इफ सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वस टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। लेट्स से इसके रूट्स मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इनका रेशियो हमारे पास गिवन है कितना है, 3:1। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो यहाँ से देखो कुछ रिलेशन होता है। हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। वो कैसे लिखते हैं हम, माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। ये एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं हम, उसका हम नेगेटिव करते हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी। और अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लिखो और नीचे ए, तो ये वैल्यूज आएंगी मेरी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए अपॉन में सी अपॉन में ए। तो ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए, मतलब जो बी की वैल्यू है ना 3 के प्रोपोर्शनल होगी और ए की क्या होगी, 1 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो सॉरी ए नहीं, ये सी होगा, ये सी होगा यहाँ पर। तो बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरे पास, बट ए का तो मेरे को कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। तो ए का मेरे को कोई भी ठिकाना नहीं है, तो इस केस में मैं कुछ फाइंड ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए से वेरी कर रहा है, तो इसको मैं चेक ही नहीं कर सकता कि लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर एस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, ये जब भी तो फाइंड आउट कर पाऊंगा जब मेरे पास ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इससे जो एक ए इक्वेशन गिवन है ना मेरे पास, इससे मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस केस में एफ ऑफ एस हम ये भी नहीं निकाल सकते, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। तो आगे चलते हैं। इफ़ ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी,
एंड E इज टू F इज इक्वल टू G इज टू H, देन AE प्लस BF इज टू AE माइनस BF, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D, E अपॉन में F इज इक्वल टू G अपॉन में H। तो ये दो मेरे को रेशियो एंड प्रोपोर्शन गिवन है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम। तो एज्यूम करेंगे, तो लेट से A की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो B की वैल्यू मैंने 2 मान ली। तो इस केस में जो C की वैल्यू अगर मैं 3 मानूंगा ना, तो D की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D आ रहा है, 1/2 दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं E की वैल्यू क्या मानूँ, E की वैल्यू लेट से 1 मानते हैं। ठीक है, तो और F की वैल्यू क्या मानता हूँ मैं, F की वैल्यू लेट से 3 मानते हैं। ठीक है, तो उसी केस में जो मेरा G की वैल्यू अगर मैं 2 मानूंगा ना, तो H की वैल्यू कितनी होगी मेरी 8। ठीक है, 8 होगी या फिर 1/3 सॉरी 6 होगी। ठीक है, 6 होगी, क्योंकि E अपॉन में F इज इक्वल टू G अपॉन में H, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू 6 होगी मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब डायरेक्ट पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो AE प्लस में BF, तो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, इंटू में E की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, प्लस में B की वैल्यू कितनी है 2, एंड F की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। ये किसके रेशियो में है, AE, A की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का BF की वैल्यू भी 2 इंटू 3, ऊपर सेम वाली चीज़ है, बस साइन चेंज हुआ है। तो इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 प्लस में 6 अपॉन में 1 माइनस का 6, तो ये हुआ 7 अपॉन में माइनस का 5, तो -7/5 मेरी वैल्यू आई। अब 1/1 हम क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो E प्लस F, तो E की वैल्यू कितनी है 1, F की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 अपॉन में 1 माइनस का 3। क्या मेरा ये -7/5 देगा, नहीं देगा, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, B देखते हैं, पेन नहीं चल रहा ना मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया। B देखते हैं, C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, C की वैल्यू है 3, और G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू है मेरे पास 2। ऐसे ही D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, D की वैल्यू है 6, और H की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 अपॉन में सेम चीज़ है 3 इंटू 2, माइनस, बस माइनस का साइन चेंज करना है, 6 इंटू 6, तो ये हुआ 6 प्लस में 36, तो ये हुआ 42 अपॉन में ये हुआ 6 माइनस का 36 30, और ये माइनस का आएगा, तो 6 से कट रहा है, 6 पंजू 30, 6 7 42, तो माइनस का 7/5, तो ये मेरा हो सकता है। ठीक है, C चेक करते हैं। तो C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। C की वैल्यू है मेरे पास 3, T की वैल्यू है 1, प्लस में D की वैल्यू कितनी है 6, और जो H है सॉरी F है ना, F उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 अपॉन में C इंटू जी कितना था मेरा 3 इंटू 2, माइनस का D इंटू एच मतलब 6 इंटू 6, तो ये हुआ 3, प्लस में ये हुआ 18, तो ऊपर आया 21, और नीचे कितना आया, नीचे हमने निकाला था 30, तो ये भी मेरा क्या नहीं देगा, माइनस का 7/5 नहीं देगा। लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। E की वैल्यू कितनी है 1, F की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 अपॉन में E की वैल्यू 1 + 4, तो ये माइनस का 2/5 दे रहा है, तो ये भी माइनस का 7/5 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इफ f of x equals to x plus 1 upon में x minus 1, then the ratio of x to f of y where y equals to f of x is। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है f of x equals to x plus 1 upon में x minus 1। ठीक है, अब हमें रेशियो किस किस का फाइंड आउट करना है, x अपॉन में f of x, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है क्या होगा। और जो f of x है वहाँ पर y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू है f of x। इसका मतलब ये जो f of y है ना, ये क्या होगा मेरा f of x। ठीक है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 10th या 9th के लगभग ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो f of x की वैल्यू है ना वो पुट करते हैं। तो f of x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x + 1 अपॉन में x - 1। ठीक है, सिंपली हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये जो फंक्शन है मेरे पास x + 1 अपॉन में x - 1, इसमें मैं क्या करूँगा, x की जगह, ध्यान से सुना, x की जगह मैं x + 1 अपॉन में x - 1 पुट कर दूंगा। तो पुट करते हैं x + 1 अपॉन में x - 1, और ये +1 ऐसे कैसे अपॉन में x + 1 अपॉन में x - 1
और ये -1 ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। तो एफ ऑफ वाई इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये हुआ x+1 प्लस में x-1 अपॉन में x+1 और ये हुआ -x+1, क्योंकि ये x-1 इधर जाएगा तो माइनस खोलेंगे ना तो माइनस का x हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कट रहा है, ये गया और यहाँ x से x गया, तो ये आया 2x अपॉन में नीचे कितना आया 2, तो 2 से 2 गया मतलब x। तो इसका मतलब क्या है मेरा कि जो एफ ऑफ वाई है ना, वाई होगा यहाँ, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी x, तो सिंपली x अपॉन में एफ ऑफ वाई मतलब x, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 1 अपॉन में 1। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ए बैग कंटेन्स 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो एक बैग के अंदर 3 टाइप के कॉइन है, तो 25 पैसे के हैं, 50 के एंड 1 रुपीज़ के हैं। तो इनको मैं रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा ना, तो ये आएगा मेरे 0.25 रुपीज़ और ये आया 0.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। ये 3 टाइप के कॉइन है मेरे पास। मैंने रुपीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर लिया, सिंपली 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि लेट्स से इसका मैंने ए नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिए, इसके बी मान लिए, इसके सी मान लिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है ना वो 220 है। तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 220। और दूसरा क्या बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट इन द बैग इज़ 160। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा 0.25 ए प्लस में 0.5 बी प्लस में सी इक्वल्स टू 160। तो ये 160 अमाउंट के इक्वल आना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर थ्राइस एज मैनी 1 रुपीज़ कॉइन्स एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि जो 1 रुपये का कॉइन है ना वो 3 गुना है किसके, 25 पैसे के कॉइन से, ठीक है। तो 25 पैसे के कॉइन से हिंदी में पढ़ सकते हो आप, यदि 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 3 गुना है, मतलब ये जो 1 रुपये के कॉइन है ना, ये 1 रुपये के कॉइन कौन से हैं, 3, ये सी। तो सी की वैल्यू जो होगी ना मेरी वो क्या होगी, 3 गुना होगी किसके, जो 0.25 रुपीज़ है ना उसके 3 गुने से, मतलब 3a के। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो ये इक्वेशन हमारा रामबाण होगी एक तरीके से। तो हम करेंगे कैसे, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मैं सी की जगह मैं 3a पुट करता हूँ, तो ये हुआ 4a प्लस में b इक्वल्स टू 220। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करूँगा, तो सी की वैल्यू पुट करते हैं, ये 3a, तो 3a प्लस में ये 0.5a, तो कितना हुआ 3.25a प्लस में 0.5b इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से 2 इक्वेशन है मेरे पास और 2 वेरिएबल है, तो इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ आसानी से। तो सोल्व करते हैं इसे। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 0.5 है ना इसको मैं 1 बनाऊँगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये हुआ ये 6.5, तो 6.5a प्लस में ये कितना हुआ b इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 320। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो b से b तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो 6.5a में से 4 घटाऊँगा तो 2.5a इक्वल्स टू 320 में से 220 गया, ये कितना बचा 100। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू आएगी मेरी 100 और डिवाइडेड में 2.5 में से एक जीरो ऊपर ले जाता हूँ तो 25 और 100 तो मतलब 40। तो जो a होगा ना, a मतलब a क्या है मेरे पास 25 रुपये के कॉइन, ये 40 होगा। तो ऐसे ही c मेरे पास कितना आ जाएगा, c आएगा मेरा 3a होगा, तो 3a मतलब 120, तो 120 रुपये। तो b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो b की सिंपली हमारे पास टोटल तीनों का सम कितना है 220, तो 40 प्लस में 120 कितना हुआ 160, तो 220 में से 160 गया मेरा, कितना बचा 60। तो जो b होगा ना, b उसकी वैल्यू कितनी आएगी 60। तो 60 नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे किसके, 0.5 रुपीज़ के। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। कंसंट्रेशंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिल्क एक्स वाई एंड जेड आर 10%, 20% एंड 30%। अब ये 3 टाइप्स के मिल्क है ना मेरे पास, इनकी कंसंट्रेशंस गिवन है यहाँ पर 10%, 20% एंड 30%। दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3:p रिजल्टिंग इन ए 23% सोल्यूशन। तो ये जो 23% सोल्यूशन है ना कंसंट्रेशन, ये किसकी है, मिल्क की है, ध्यान रखना। तो हमें p की वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो x है ना मेरे पास, उसमें कंसंट्रेशन क्या है
10% तो मिल्क है और जो 90 है ना वो क्या है मेरे पास, पानी। ये मिल्क है और ये है पानी, वाटर। ऐसे ही y है, उसका कितना है 20, तो इसका कितना हुआ 80। तो ये हुआ z, इसका कितना है 30 और इसका कितना है हमारे पास, इसका है 70। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी तीनों की मिक्स करनी है हमें, 2:3:p। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली इनको इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो x है ना, x उसको मैं कितना रेशियो में मिक्स कर रहा हूँ 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20%, 20% प्लस में ये जो मेरे पास 20% है इसको मैं 3 के रेशियो में मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 प्लस में, और ये जो मेरा 30 है इसको p के रेशियो में मतलब 30p डिवाइडेड में ये कितना आएगा मेरे पास, इन सभी का जो रेशियो में इक्वली मैं मिला रहा था ना 2 + 3 + p, तो ये नीचे आएगा 2 + 3 + p। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा 23% है ना उसकी कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उनका। तो इस केस में अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये लेके जाते हैं, तो 5 + p इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये किसके इक्वल होगा, परसेंटेज को भूल जाते हैं क्योंकि परसेंटेज इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में ऊपर वाला कितना है 80 प्लस में 30p, तो ये हुआ 23 × 5। 23 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना लिखूँगा, 5 × 15, 1 5 10 × 11, तो 115 प्लस में 23p इक्वल्स टू 80 प्लस में 30p। तो ये 23p उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 7p इक्वल्स टू, ये 80 इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा 80, तो इसमें कितना बचा मेरा 35। तो p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7 से डिवाइड करेंगे 5, तो 7 × 5 = 35 मतलब 5। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ईजी प्रॉब्लम थी ये वाली, तो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ कम्पोज ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस वाज 3 times द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट मेरी किसी मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट वो क्या है 3 times ऑफ जो रॉ मटेरियल है ना, मेरा रॉ मटेरियल को आर से मैं डिनोट कर देता हूँ, तो 3 times ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड इन द रेशियो। अब जो रॉ मटेरियल है ना उसकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है, 3 से 7। ऐसे ही जो वेजेस है ना, वेजेस मेरी वो कैसे इंक्रीज हो रही है, 4 से 9। तो हमें बताना है कि परसेंटेज, फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इफ़ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 18। तो हमें प्रेजेंट कॉस्ट बतानी है आर्टिकल की अगर उसकी कॉस्ट 18 थी पहले, मतलब ये वाला केस था ना जिसमें हमारा 3 था एंड 4 था। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 थी और वेजेस की कॉस्ट 4 थी, तो उस केस में हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट था ना 18 था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल को 7 से बढ़ा दिया और जो वेजेस है उसको 9 से बढ़ा दिया। तो इस केस में मेरे को क्या बताना है कि नई कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल एंड जो वेजेस थी ना उनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 18 थी तो ये 18 किसके इक्वल होगी, 3r की इक्वल। ठीक है, तो r मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी 6, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई 6। तो इस केस में जो टोटल कॉस्ट की थी मेरी कितनी थी 18, तो बाकी वेजेस कितनी होंगी, तो 18 माइनस का 6, तो ये हुआ 18 माइनस का 6 मतलब 12। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 6 और वेजेस की कितनी है 12। तो अब क्या बोल रहा है कि 3 से 7 मतलब बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरी पहले ही वाली कॉस्ट 3 थी मतलब 3 यूनिट थी, तो अब नई कॉस्ट क्या होगी 7, और ये 3 कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रॉ मटेरियल मतलब 6 को, तो 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से जो 7 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 14। ठीक है, तो अब नई कॉस्ट जो होगी ना, नई प्राइस, तो वो कितनी होगी यहाँ पर 14। ऐसे ही ये जो 4 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना उसको, वो कितनी थी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3। तो जो 9 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है मेरी, 9 12 29 27, 9 2 18 29 27 27, तो ये वैल्यू कितनी 27। तो जो नई कॉस्ट होगी वो कितनी होगी मेरी, दोनों को ऐड कर दो, ये हुआ 1 और ये हुआ 4, तो 41 जो नई कॉस्ट आई ना मेरी, ये नया प्राइस होगा उस आर्टिकल का। तो 41 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। In a co-educational school, there are 15 more girls than boys.
ठीक है। तो एक को एजुकेशनल स्कूल है, तो को एजुकेशनल का मतलब क्या होता है कि लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस स्कूल में जो 15 लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा हैं लड़कों से। तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो लेट्स से बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो गर्ल्स की कितनी होगी, एक्स प्लस 15। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 10%, अब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना इसको मैं 10% से इंक्रीज कर दूँ, 10% से, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 16%, इसको मैं 16% से इंक्रीज कर दूँ, तो देर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। तो इस केस में जो मेरा डिफरेंस आएगा ना, ये वाला डिफरेंस, ये 9 आएगा। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल के अंदर। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, एक्स मेरे पास इनिशियली बॉयज़ थे, ठीक है, तो इनिशियली बॉयज़ थे, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 16% में बढ़ा रहा हूँ इसे। तो 16% से इंक्रीज़ करूँगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी 1.16। ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, 16 अपॉन में ये जो 100 है ना नीचे लेके आऊँगा, तो 100 नीचे लेके आऊँगा तो 116 हुआ। ये ऐड करना होगा ना, 16 मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस केस में 116 अपॉन में 100, तो 1.16 मेरा क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ इसका। तो इक्वल्स टू, या फिर मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंस लूँ किसका, x प्लस 15, इसका मैं 10% लूँगा। तो 10% को वैसे ही लिखेंगे 10/100, तो इसमें ये इंक्रीज़ करेंगे तो 110, 110/100 मतलब 1.1, तो इंटू में 1.1। ठीक है। अब यहाँ से ये डिफरेंस लेना है मेरे को, माइनस पॉजिटिव ये कुछ नहीं देखना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो ये हुआ 1.16x, और ये कितना हुआ 1.1x माइनस का, इसको 15 को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ से देखो मैं दो केसेस पुट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 9 के इक्वल पुट करूँ या फिर -9। क्यों, क्योंकि लेट से मैंने इसको इंक्रीज़ मान लिया, इसको ज़्यादा मान लिया, तो उस केस में ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मान लो ये वाला ज़्यादा हुआ तो उस केस में ये नेगेटिव। तो दोनों केस पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 9 पुट करके देखता हूँ। तो 9 पुट किया यहाँ से मैंने, तो 9 पुट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0.6x, 0.06 सॉरी, ठीक है। और ये कितना आया माइनस का, ये देखो इस 15 को 1.1 से कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो 15, प्लस में फिर 15 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1.5, तो 16.5 होगा ये। तो 16.5 इक्वल्स टू 9 के इक्वल पुट करूँगा, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 0.06x इक्वल्स टू, ये 16 उधर जाएगा तो 25.5, और इसको मैं डिवाइड में लूँगा तो x इक्वल्स टू 25.5 अपॉन में 0.06, डेसिमल हटाते हैं तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 6 पंच 30, तो 425 के इक्वल आ रहा है x। बट यहाँ देखो x, सिर्फ x आ रहा है यहाँ पर 425, उसमें मैं कुछ ऐड करूँगा तो ज़्यादा ही आएगा, वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इस केस में ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में जो हमने सोचा था वो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9 वहाँ पर पुट करेंगे। तो माइनस का 9 पुट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं माइनस का 9 पुट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, तो ये वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा पॉजिटिव का होगा, तो इस केस में 0.06 इक्वल्स टू, ये होगा 16.5 माइनस का 9, तो ये हुआ 9 7 16, 7.5। तो 7.5 को अब मैं क्या करूँगा, 0.06 से डिवाइड करूँगा, तो ये हुआ 6 से डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंच 3, तो 125 आया। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 125। अब ये पूछ के रहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्कूल। ठीक है। तो स्कूल के अंदर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, तो पहले देखना है कि, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मतलब ये वैल्यू बतानी है x प्लस में x प्लस 15, तो मतलब 2x प्लस में 15 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 2x वैल्यू कितनी होगी, 125 इंटू 2, 250, तो 250 में 15 ऐड करूँगा तो मैं 265, तो 265 मेरी टोटल स्ट्रेंथ होगी। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 265, तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द हॉस्टल एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिंग लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। ठीक है। तो हमें ये बोल क्या रहा है कि जो एक हॉस्टल है ना उसको चलाने के लिए, उसके एक्सपेंसेस चलाने के लिए, एक्सपेंसेस को मैं ई मान लेता हूँ, वो क्या करता है कि वो पार्टली तो फिक्स रखता है और पार्टली क्या करता है, वेरी करता है, किससे, लीनियर बॉर्डर से। तो इसमें ये फिक्स बोल रहा है तो कुछ पार्ट फिक्स होगा और कुछ क्या होगा, जो बॉर्डर होगा ना उसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। ठीक है। कहने का मतलब क्या है
कि ये जो फिक्स वाला पार्ट है ना, फिक्स वाला पार्ट, अगर मैं इसको वेरी करूँगा ई को, तो सिर्फ ये वाली बॉर्डर वाली वैल्यू चेंज होगी, ये क्या रहेगा, फिक्स। बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ई जो मेरी इक्वेशन आएगी ना, वो क्या आएगी, कुछ एफ होगा फिक्स प्लस में, या फिर मैं के से डिनोट कर देता हूँ इस एफ को, ये हुआ के, और कुछ बी के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये इक्वेशन मेरी फॉर्म होगी यहाँ पर। द एवरेज एक्सपेंसेस पर बॉर्डर इज ₹70, ठीक है। तो $70 क्या है, एवरेज एक्सपेंसेस है व्हेन देयर आर 25 बॉर्डर्स, ठीक है। तो 25 बॉर्डर है, 25 बॉर्डर है, तो उस केस में जो ₹75 है ना, जो उसका एवरेज आ रहा है, तो टोटल बॉर्डर्स का एक्सपेंस होगा वो कितना होगा। तो उस केस में देखो, के प्लस बॉर्डर कितनी है मेरे पास, 25 बॉर्डर है। तो इस केस में जो मेरा ₹70 पर बॉर्डर के हिसाब से जो एवरेज है ना, तो टोटल कितना होगा, 70 × 25। तो ये वैल्यू होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही मैं क्या बोलूँगा, $60 है ना, व्हेन देयर आर 50 बॉर्डर्स, तो 50 बॉर्डर हैं, उस केस में 60 मेरे पास क्या है, एवरेज यहाँ पर उस बॉर्डर का एक्सपेंस है। तो इस केस में के तो मेरा फिक्स रहेगा, प्लस में जो बॉर्डर चेंज होगी 50, तो उस केस में जो 60 × 50 ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन सेकंड। तो इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ से, यहाँ देख, इसको मैं बी लिख लेता हूँ, इसको बी। तो यहाँ से देखो, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये है मेरा 25 बॉर्डर, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा, और 50 बी में से 25 बी गया, मेरा कितना बचा, 25 बी। ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ 25 × 175, तो 1750। ये कितना हुआ, 6×3 मतलब 3000। तो इन दोनों का डिफरेंस लूँगा ना, तो 3000 माइनस का 1750, तो ये हुआ 1250। तो 1250 इन दोनों का डिफरेंस आया। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो बी 25 × 125 50, मतलब पर बॉर्डर का प्राइस कितना है मेरा, 50। अब यहाँ से देखो, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो के की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो के की वैल्यू कितनी होगी, के = 70 × 25 हमने निकाला, तो 1750 माइनस का, और ये जो 25 बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1250, तो 1250। तो के की वैल्यू कितनी आई, 500। तो अब ये जो दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, बी एंड के, तो यहाँ से सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपेंस होगा ना, वो 500 प्लस में कुछ बॉर्डर का जो प्राइस होगा ना वो, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंस पर बॉर्डर व्हेन देयर आर 100 बॉर्डर्स। तो 100 बॉर्डर्स होंगी ना, उस केस में हमें एवरेज एक्सपेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो, पर बॉर्डर की प्राइस कितनी आई थी मेरे पास, 50। तो 50 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना हुआ, 5000। तो 5000 तो मेरा 100 बॉर्डर का आ गया, बट लेकिन कुछ फिक्स वैल्यू भी थी। फिक्स वैल्यू क्या थी, 500। तो 500 ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आई, 5500। तो 5500 मेरा टोटल जो 100 बॉर्डर्स है ना, उनका यहाँ पर प्राइस आ गया। बट ये पूछ क्या रहा है, एवरेज एक्सपेंस पूछ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यू कितनी है, 55। तो 55 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो 55 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। ए प्रीशियस स्टोन वेटिंग 35 ग्राम्स वर्थ 12,250 इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड एंड गेट ब्रोकन इनटू 2 पीसेस हैविंग वेट्स इन द रेशियो 2:5। तो ये क्या बोल रहा है कि 35 ग्राम है ना, 35 ग्राम, उसका जो प्राइस है वो कितना था, 12,250, वो गिर गया, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, किस रेशियो में, 2:5। मतलब ये टोटल कितना था, 7, 7 × 5 = 35, तो 7 की यूनिट 35 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है। तो ये पीस कितना होगा, 10 ग्राम का, और ये कितना होगा, 25 ग्राम का, ठीक है। तो इन दो पीसेस के अंदर वो ब्रेक हो गया है। इफ़ द प्राइस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो जो प्राइस है ना मेरा, वेरी कैसे कर रहा है, जो वेट है ना, वेट उनका, उनके स्क्वायर्स का। तो वेट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ W, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का। देन फाइंड द लॉस इनकर्ड। तो हमें बताना है कि लॉस क्या, मतलब कितना इनकर्ड लॉस हुआ है उस केस में। तो यहाँ से देखो, P अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, तो K एक मेरा कांस्टेंट आएगा, तो K इंटू में W²। तो ये इक्वेशन होगी मेरी। तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ से। तो P = P की वैल्यू कितनी है, प्राइस मेरा है 12,250। किस केस में, जब मेरा वेट कितना है, 35 ग्राम है, तो 35 का स्क्वायर लूँगा, 35 × 35। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली 35 × 35 नीचे ले आऊँगा मैं, तो ये मेरी क्या होगी, K की वैल्यू होगी। तो यहाँ से काट के देखते हैं, 7 से जा रहा है, 7, 7 एकम 7, 5 आया, 7 2 7 × 49 3 आया, 7 × 35 1750 आया, ठीक है, 5 आ गया यहाँ पर। फिर 7 से जा रहा है, 7 2 14, 3 7 5 35 250, तो 25 5 25, तो 10, मतलब K की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10।
तो के की वैल्यू 10 आई, तो इक्वेशन क्या हुई हमारी, P = 10W²। तो अब यहाँ से मैं दोनों को प्राइस निकाल लेता हूँ जो ब्रोक हुए थे ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लॉस इनकट, कितना लॉस हुआ है उसे। तो इन दोनों का प्राइस निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उन दोनों को, तो मेरा लॉस आ जाएगा, उतने का घाटा हो गया उसे टूटने से। ठीक है, तो 10 पुट करते हैं, तो P = 10 × 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हुआ, 1000। तो 1000 रुपये इसका प्राइस हुआ। 25 ग्राम का देखते हैं, 25 = 10 × 25 का स्क्वायर करूँगा 625, तो ये हुआ 6250। तो 6250 प्लस में 1000 कितना हो, 7250। तो पहले प्राइस कितनी थी, 12250, अब कितनी हो गई, ये हो गई मेरी 7250। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हुआ, तो 12250 में से 7250 ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हुआ मेरा 5000। तो 5000 का उससे लॉस हो गया यहाँ पर, सिंपली सीधा सीधा टूटने से उसे 5000 का लॉस हो गया। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेरा। आगे चलते हैं। ए मदर डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 61,000, तो इतनी अमाउंट को वो डिवाइड करती है हर 2 डॉटर्स के अंदर। 2 डॉटर्स के अंदर है, उनकी एजेस कितनी है, एक की 18 है और दूसरे की 16 है। ठीक है, डिपॉजिटेड देयर शेयर्स इन ए बॉन्ड, उन्हें दिया नहीं है, वो क्या करती है, दोनों को किसी बॉन्ड के अंदर वो डिपॉजिट कर देती है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 20% कंपाउंड एनुअली, जो इंटरेस्ट रेट है ना उसकी 20% है कंपाउंड एनुअली। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंपाउंडेड है वो। एंड इफ़ ईच रिसीव्ड द सेम अमाउंट एज द अदर व्हेन सी अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स। अब ये क्या बोल रही है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी ना, मतलब दोनों 20 साल की हो जाएंगी, तो दोनों को ये बांट देगी खुद की अमाउंट। देन देयर शेयर्स आर, तो और जो वो अमाउंट बांटेगी ना, वो क्या बांटेगी, इक्वल अमाउंट बांटेगी, इक्वल अमाउंट बांटेगी, सेम अमाउंट बांटेगी 20 साल के होने पर। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनको कितना कितना रुपए स्टार्टिंग के अंदर मिला था, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसे करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो, लेट्स से इसकी 2 डॉटर्स थी ए एंड बी, इसको मिला x, इसको मिला y, उसी टाइम डिवाइड कर दिया उसको, फिर उसको क्या कर दिया, किसी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर जो 18 साल की थी ना, ये 18 ईयर्स बोल देता हूँ मैं, और ये 16 ईयर्स की थी। ठीक है, ये 18 साल की थी ना, इसको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल के लिए मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है जो अमाउंट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। तो ये हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट से अमाउंट होता है ना, वो होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इसका जो प्रिंसिपल है वो x है, तो इस केस में 1 प्लस में रेट कितना लग रहा है, 20%, तो 20/100 की पावर कितनी है। अब इसे कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए, क्योंकि 18 की तो हो गई वो, 20 होने में 2 साल हुई। ठीक है, तो 2 साल, ये किसके इक्वल होगा, जो अमाउंट इसको मिलेगी 1 प्लस में 20, सेम जो इंटरेस्ट है ना रेट, उसी इंटरेस्ट से मिल रहा है इसे, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, क्योंकि ये 16 की हुई है। ठीक है, तो ये 2 पावर वाली ये गया, बचा कितना, 2 पावर, क्योंकि सेम चीज़ है। तो यहाँ से x = y, और इसको सोल्व करेंगे तो 20 × 5 5, तो 1/5 हुआ, तो ये हुआ 6/5 की पावर 2। तो ये वैल्यू कितनी आई, x/y का रेशो कितना आया, 36/25। तो इस रेशो में जो अमाउंट होगी ना, उनको डिवाइड होगी, मतलब x का पार्ट कितना होगा, 36, तो y का कितना होगा, 25। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशो भी निकाल सकते हैं, 36 और ये 25, ये 36 और ये 25, और ये हुआ, सॉरी ईच तो नहीं मिलेगा, पहली बात ईच वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल तो मिल ही नहीं रहा उन्हें, तो ये 36, ये 25। ठीक है, तो सिंपली देखेंगे कैसे, बड़ा किसका है, x का। पहले ये देखते हैं कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कौन सा वाला है, तो स्टार्टिंग में 18 साल वाला है, तो 18 मतलब x स्टार्टिंग में एंड y बाद में, तो मतलब x का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो x का ज़्यादा होना चाहिए, तो इस केस में देखो ये 37,000, ये कम है, तो ये नहीं होगा, और ये देखो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।